बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फराह और मैं हमजा आपको खुशामदीद कह रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और आज हमजा ने ना एक ऐसी मेरे साथ तहकीक शेयर की है कि मैं तो जिसे कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया। उसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन तहकीक देखें, हम सोचते हैं कि हमारे दूध के दांत जब गिरेंगे उसके बाद दांत पहली दफ़ा जो है ना वो तो आ जाएंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद जब दांत बुढ़ापे में या किसी बीमारी की वजह से आपके गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं आएंगे। आपको मसनूई दांत लगवाने पड़ेंगे, जो कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। महंगा एक प्रोसीजर भी है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा। अब एक जो है ना एंटीबॉडी जो है साइंटिस्ट ने जो है ऐसा तलाश कर लिया है जो आपके जीन में एंटर किया जाएगा और उसके बाद आपके दांत दोबारा से आ जाएंगे। यानी कि आपके पक्के दांत भी अगर टूट जाएंगे ना उसके बाद दोबारा से दांत उग सकते हैं। तो अब आप आराम से किसी के दांत तोड़ सकते हैं, दांत खट्टे कर सकते हैं, सोचते हैं कि दांत वापस आ जाएंगे। वरना हम कहते थे एक एक दांत जो है वो जी 50-50, 60-60, 70 हज़ार का है। खैर ये जोक्स असाइड, ये जो है ना, मैंने जब ये हमजा ने ये रिसर्च अभी पढ़ी तो मेरे दिल में ना मैं कही थी सुभान अल्लाह। आप देखें, इंसान के एक दफ़ा दांत टूटते हैं और उसके जिस्म के अंदर वो एंटीबॉडी भी मौजूद है और सारा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे वो दूध के दांत के बाद एक दफ़ा दूध निकल आते हैं। लेकिन फिर उसी एंटीबॉडी के साथ एक मॉलिक्यूल ऐसा अटैच हो जाता है कि जब तक वो अटैच रहता है वो दोबारा से दांत उगा नहीं सकती। उसकी तहकीक की गई कि ये जो एक मॉलिक्यूल अटैच होता है इसको कैसे हटाया जाए और दो मॉलिक्यूल जो कि अलग अलग पड़े हुए उनको कैसे जोड़ा जा सकता है कि दांत दोबारा से उगाएं। और मैं सोच रही थी अल्लाह ताला का क्या खूबसूरत निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर भी काम कर रहा है मुसलसल, और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि छोटी छोटे एक एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी बड़ी ज़िंदगी, कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी नेमत जो है वो मौजूद है। तो शुक्र अदा करें हर उस सेहत के लिए और इस कोविड के दिनों में तो हर उस घड़ी के लिए जिसमें अल्लाह ताला हमें सेहत भी दे, आफियत भी दे, सुकून भी दे, रज़्क़ भी दे। सो हमें तो बहुत थैंकफुल होना चाहिए हमजा। अगर एक मॉलिक्यूल जो है ऐसे ही है, वो साइंसदान कह रहे हैं कि हमें पता था ये USAG1 करके कुछ है इसका नाम, हमें पता था कि इसकी वजह से दांत दोबारा नहीं हो रहे होते। लेकिन जब हम तहकीक कर रहे थे तो 12 कोशिशों के बाद हमें ये मालूम हुआ कि भाई इससे दांतों को सिर्फ बचाया नहीं जा सकता, उगाया भी जा सकता है। उनको भी नहीं पता था कि शायद दांत दोबारा आ सकते हैं। अब चूहों के ऊपर तो इसका उन्होंने कर लिया, अब दीगर जो हैं कुछ जानवरों के ऊपर मजीद ट्रायल जो होता है या टेस्टिंग होती है वो की जाएगी। कुछ टाइम लग जाएगा इंसानों तक आने में, लेकिन चलें आ जाएगा, अच्छी बात है। और तिब्बी जर्नल जो है ना, ये जर्नल साइंसेज एडवांसेस, इसमें ये तहकीक शाया हुई है। अच्छा, अब मैं पहले बात पे आऊँ कि मैं क्यों इतनी खुश हुई इस पे। ये एक हमेशा से एक फोबिया रहा है, पता नहीं क्यों, कि दांत जो है ना वो उनको ना कुछ हो जाए। हाय दांतों को ना कुछ हो जाए। क्योंकि हमने बुजुर्गों को वैसे पहले, क्योंकि इतनी ज्यादा तब जो है आदत भी नहीं थी, लोग लगवाते भी नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था, हमने बुजुर्गों को बड़ा मुश्किल में देखा। लेकिन हमजा, मैंने एक खातून का इंटरव्यू किया था जिनकी उम्र वकाल उनके और 123 साल वो क्लेम करते थे, 123, और उस वक्त वो दुनिया की मेरे ख्याल में मोहम्मद तरीन खातून होंगी। और मैंने उन्हें जाके इंटरव्यू किया था और मैंने देखा कि उनके बाल भी काले आ गए थे दोबारा, उनके दांत भी नए उग रहे थे। अच्छा। हाँ, सो ऐसा भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सारे मुआजिज़ात जो है वो होते हैं। सो मैंने ये भी अपनी आंखों से देखा भी हुआ है, उनसे मुलाकात भी की हुई और बातें भी की। चलें, अब हम जो है ना इस एंटीबॉडी का इंतजार कर रहे हैं सब, और आप सब भी बहुत खुश हुए होंगे। सबसे पहले बात तो हम करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। अब गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमने 103 कीमती जानें जो हैं वो खो दी हैं। बिल्कुल सही। और हमजा, आपको मालूम है कि इंडिया ने वो जो कहते हैं ना 1 लाख बंदा इन्फेक्शन एक दिन में, 1 लाख की बहुत बड़ा नंबर है, उसको टच कर लिया है। और ये हमारा हमसाया है, हम ये तशवीश की बात है। उनके पास वैक्सीन भी है, वो वैक्सीन बना भी रहे हैं, वो वैक्सीन रोल आउट भी कर रहे हैं। लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को नहीं दे रहे, खुद ही लगाई जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इतनी तेज़ी से फैलाव हो रहा है। यही मौसम है, यही तकरीबन आबो हवा और सूरत हाल है। सो हमें अपने यहाँ ये जो केसेस अभी कम है बहुत, उससे इसके बारे में तशवीश रखनी चाहिए और आगाही के साथ साथ हमें एहतियात भी करनी है। तो तीसरी लहर का फैलाव जो है बड़ी तेजी से जारी है। हुकूमत ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को महफूज बनाने के लिए कई सख्त इक़दाम किए हैं और बहुत सारी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें कारोबार के टाइमिंग जो है उनको शॉर्ट किया गया है, 2 दिन का ऑफ जो है वो कहा गया है। लेकिन अगर हालात बेहतर ना हुए तो मजीद पाबंदियों पर भी गौर किया जा रहा है। केसेस बढ़ने की शरह भी खासी तशवीशनाक हो चुकी है और अहम इक़दाम उठाए जाने का फैसला किया गया। हाँ जी, और मुल्क भर में मौमर अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन अब घर पर की जाएगी। एक
अच्छा फ़ैसला किया गया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि 80 साल से ज़ायद उम्र के जो शहरी हैं ये इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। घर जाकर उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और घर घर वैक्सीनेशन की सहूलत का अमल भी 4 सूबों में किया जाएगा। और हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले रजिस्टर्ड अफराद तक रसाई का फैसला करते हुए कोरोना कॉल सेंटर्स के फौरी क़याम की मंजूरी भी दे दी है। अब गवर्नमेंट के पास तो ये सारे आदादोशुमार मौजूद हैं। ये भी अच्छी बात है, जो लोग नहीं लगवा रहे और वो उस एज ग्रुप का हिस्सा है उनको राब्ता किया जाए कि आप लगवाएं, उनको कन्विंस किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा हमजा, अजीबोगरीब मसाइल है। मेरे पेरेंट्स दोनों इस एज ग्रुप में और उन्हें लगनी ज़रूरी है, लेकिन उनका इसरार है कि तुम हमारे पास हो तो हम लगवाएंगे। अब वो कहाँ से वक्त आए कि उनके पास आप बैठ, क्योंकि अकेले होते हैं। ये बुजुर्गों का एक बहुत बड़ा मसला है जहाँ पे घरों में लोग मौजूद हैं। सो हमें उनकी ना ये काउंसलिंग अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आप ऑफ पे थी, मैंने अपने वालिद साहब को लगवाई है वैक्सीन। अच्छा। जो है ना वो जाके उनको लगवाई है। वो बहुत ज़्यादा वो खुद भी चाह रहे थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब को वैक्सीन के बाद एक दफ़ा से हमें आया कि पॉजिटिव आया, थोड़े से कंफ्यूज हुए, लेकिन जब उनको समझ आ गई कि नहीं ये मामला ऐसा नहीं था, उनको पूरी डोज नहीं, दूसरी डोज नहीं लगी थी, तो उन्होंने लगवाया। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है ना, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ये सारी कैंपेन की वैक्सीन लगाई जाए। इस वाले से बातचीत करेंगे माहिर वबाज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में इस वक्त, तीसरी लहर आप देख रहे हैं अपने हॉस्पिटल में भी कराची में, कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है? लाहौर में जो आप सुन रहे हैं, पूरे मुल्क में जो आप सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? तो वालेकुम, थैंक यू बुलाने का। सो ये है कि सिंध के अंदर अभी केसेस लाहौर से तो निस्बतन कम है, डेफिनेटली पंजाब से। अलबत्ता यहाँ पे भी अब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता के केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं। थोड़ा सा दबाव अस्पताल में आ रहा है, जगह भी है, मगर लगता है ये कि शायद थर्ड वेव जो है यहाँ पे अभी पहुँचने वाली है, ये उसकी शुरुआत में। ठीक है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे अभी हम डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे वैक्सीन से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स, कॉन्सेप्ट्स, खौफ, फोबियाज, आप एज मतलब माहिर वबाई अमराज आप क्या फरमाएंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लोग बहुत परेशान है कि वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अक्सर मुझे फ़ोन आता है कि मुझे ये बीमारी है कि वैक्सीन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। एंड आई थिंक एक चीज़ जो जहन में रखने की ज़रूरत है कि कोविड से मसला होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हैं। कोविड से मौत होने का शुबा वो शक होता है, शक तो नहीं मतलब हो जाता है, और रिकवरी के बाद भी एक्चुअली लोग काफ़ी अर्से तक बीमार रहते हैं। तो उस अगर नजरिए से देखें तो वैक्सीन काफ़ी सेफ है और वैक्सीन में हमने कोई ऐसे खास साइड इफेक्ट नहीं देखे। तो आई एग्री विद यू, जल्द से जल्द जाकर अपनी वैक्सीन लगवा लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने अहम नुक्ते की तरफ खुद ही निशानदेही की। जो लोग सवाल कर रहे हैं, वाकई लोग बहुत परेशान हैं कि मुझे फलां बीमारी है, क्या मैं लगवा सकता हूँ कि नहीं? मुझे हेपेटाइटिस सी है, मैं लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता? डायबिटिक हूँ, उस पर लगवा सकता हूँ कि नहीं? हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये ज़रा बता दीजिएगा। तो एक्चुअली इसमें भी यही कि अगर फर्स्ट करें किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, कोई डायबिटिक हो, और उनको अगर कोविड हो तो उनको पता है कि उनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा हैं। इसी तरह से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनके अंदर भी शदीद बीमारी होने की शरह कई ज़्यादा है। इस वजह से उन लोगों में तो मैं कहता हूँ खास आपको लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि लगा सकते नहीं लगा सकते, आपको तो आप ही को तो लगानी है वैक्सीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, तकरीबन 50 तक भी आ गया है, लेकिन यूथ जो हमारी है, जो कि एक बड़ी तादाद में है, जैसे हमारी एज ग्रुप के जो लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना है, काम भी करना है, काम भी नहीं रुक सकता, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फिर उन्हें इंतज़ार करना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की ड्राइव आए जिसमें इस एज ब्रैकेट को भी शामिल किया जाए, खुद से वो जो इस वक्त प्राइवेट इम्पोर्ट्स है उस पर जाके वैक्सीन करवा लें? तो मेरी तो राय होगी कि अगर आपके वैक्सीन की अगर बारी गवर्नमेंट वाली आ गई है या आपके पास इतना सहूलत है कि आप जाके अपने वैक्सीन लगा सकते हैं, कमर्शियल तो आप लगा लें। जहीं से भी आपको वैक्सीन मिल रही है तो आप लगवा लें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं खुद से खरीद के, तो इसका मतलब है कि वो लोग जो जिनके पास शायद पैसा ना हो, जो मुस्तक ना हो, फिर वो अपनी गवर्नमेंट वाली लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम मिल बांट के वैक्सीनेशन अपनी पूरी ड्राइव पाकिस्तान की ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बताइएगा कि हम पहले गवर्नमेंट के ऊपर बात करते रहे कि जब हमें यूके वेरिएंट का इल्म था तो हमने क्यों अपने एयरपोर्ट्स को जो है सिक्योर करने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट्स के हवाले से आया कि लोग जो हैं उसके अंदर जो अपने से कुछ रिपोर्ट्स बनवा लेते थे, आ रहे थे। अब सिंध ये बात कर रहा है कि बैनुल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर दिया जाए। ये भी वैसा ही मामला है कि एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर, जैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर लोग कम ट्रैवल कर रहे हों। क्या आपको लगता है कि ज़रूरत है, क्योंकि सिंध की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से खासी बेहतर है, ये एहतियात का ही एक तकाजा है?
देखिए, जितनी भी कम आपके इन्फेक्टेड लोग किसी भी जगह पे आएंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम से कम होते रहते हैं। तो आई थिंक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था या चाह रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो है उन जगहों से, चाहे वो ममालिक हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं या वो प्रोविंसेस जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, वो कम से कम हो। ऑब्वियसली ऐसे रिकमेंडेशंस में दूसरे मसले भी होते हैं, बिकॉज आपका कॉमर्स का मसला होता है, लोगों को आना जाना होता है, एंड देन स्क्रीनिंग करना बहुत मुश्किल है एट द इन पॉइंट्स ऑफ एंट्री पे। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। पर अगर थोड़े अरसे के लिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दें या कम कर दें, तो ऑब्वियसली फिर ये वायरस मुल्क के अंदर कम फैलेगा और ओवरऑल आपके रेट्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बच्चों के बारे में भी तजवीज़ कीजिएगा डॉक्टर साहब। क्या आपकी एज सरबरा वबाई अमराज आपके ऑब्जर्वेशन में आया है कि थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा तादाद में? क्योंकि इसको डिनाई कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बच्चे खासी तादाद में इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो क्या बच्चों को भी, जो कि बहुत कम उम्र टोडलर्स जैसे, उनको भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, और टीनेजर बच्चे हैं तो उनको भी लगवा लेनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें। एक तो ये कि इस वैक्सीन की जो स्टडीज़ हैं ये अभी कम उम्र लोगों में हुई नहीं है, अभी हो रही हैं। तो 18 साल से ज़्यादा उम्र लोगों को तो वैक्सीन, सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन लगानी चाहिए, उनसे कम को भी वैक्सीन ना लगाएं। और दूसरा, याद रखें कि वैक्सीन जो है ये इस वायरस को फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है। वैक्सीन के अलावा मास्क, लोगों से दूर रहना, हाथ साफ करना, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा दी तो बस आप आज़ाद हो गए। और बच्चों को ऑब्वियसली आपको जो नॉर्मल जो आपकी एहतियात हैं वो तो चलती रहेंगी आपकी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? पहली लहर में हमारे पास कोई इंतजामात नहीं थे, अब तीसरी लहर है, इसमें इंतजामात खासे बेहतर है हमारे पास, हम बेहतर तरीके से जो लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं उनको डील कर सकते हैं? तो ना सिर्फ इंतजामात बेहतर हैं, पर इसके साथ साथ हमारे इलाज भी बेहतर हो गया। हमको ट्रीटमेंट जो है वो करना थोड़ी बेहतर आ गई है, और ये बहुत बड़ी वजह है कि हमारे फर्स्ट वेव और थर्ड वेव के अंदर अमात की शरह रिलेटिवली कम है। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान सा बने। और आप अगर समझते हैं कि आपको कोई बीमारी है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस वैक्सीन की, सोचे ना कि मैं लगवा सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल, इस वक्त सोचने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि इसके अलावा कोई, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है और वो सरबराह है वबाई अमराज के, कोई और वे आउट है नहीं। तो जब कोई और रास्ता नहीं है तो बजाय इसके कि वो सिटिंग डक की तरह, मैं हमेशा वही अगर आपने चूज़ करना हो बिटवीन डेविल एंड सी, तो कोई एक चॉइस तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके देखें जी, नाई की दुकान पे तो वैक्सीन नहीं बनने वाली जहाँ पे आपको पता लग रहा है कि इस वैक्सीन के अंदर चिप है या आपके अंदर लग जाएगी और आपका पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। एक बड़ा तो आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, वो नाई नहीं बनाने वाला। एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा था सोशल मीडिया में, मैंने बड़ा एंजॉय किया कि दुनिया जो है वो लेबोरेटरीज है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं रिसर्च करके वैक्सीन बनाने में, और पाकिस्तान में लगा हुआ खरबूजा खाइए, कोरोना भगाइए। सो ये भी अच्छा है कि आप अपनी डाइट के जरिए अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करें, ये बहुत अच्छा है। मगर उसके साथ साथ साइंस और तहकीक जो कह रही है उसको भी फॉलो कर लीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी, ठीक है। कोरोना वबा के फैलाव की वजह से वफाक और सूबे जो है ना मजीद सख्त फैसले करने पर सोच विचार कर रहे हैं, जिनका हम जिक्र भी कर रहे थे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हर तरह का सफ़र बंद करने का मुतालबा कर दिया है। और ये मुतालबा जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बिल्कुल उन लाइन्स के मुताबिक है जैसे दुनिया ने कंटेन करने की कोशिश की है वायरस को। उनका कहना है कि कोरोना सूरत हाल पर सिंध में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हालात नहीं है। पंजाब और केपी से बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफ़र बंद किया जाए, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे तो वायरस लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और उधर पंजाब में भी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो कराया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र यहाँ लाहौर में मजीद 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है। लाहौर में कैवलरी ग्राउंड है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है, मॉडल टाउन के कुछ ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। और दातागंज बख्श टाउन में मुख्तलिफ ऐसे एरियाज हैं छोटे छोटे, जैसे कि राजगढ़ है, चौहान रोड है, शादमान कॉलोनी है, इस तरह से इस्लामपुर और शाहजमाल जो केचरे का इलाका है उसको भी बंद कर दिया गया। और क्रीम ब्लॉक को भी जो है लामा इकबाल टाउन में है, जहाँ पे क्रीम मार्केट बहुत ज्यादा मशहूर है, वहाँ पर भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। ये तमाम एरियाज वो हैं जहाँ पे लोग इतने जमा रहते हैं और वहाँ पे आप अगर गाड़ी भी ले जाए ना तो आपका निकलना मुमकिन नहीं है। सो अब यहाँ पे आप देख लें कि जहाँ जहाँ लोगों ने नजरअंदाज किया है उन SOPs को, वहाँ पे फिर लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, क्या कोरोना SOPs पर अमल दरामद के अब तक मस्बत नताइज सामने आ सके हैं या नहीं आ सके? देखिए, SOPs पे अमल दरामद अगर होता है स्ट्रिक्टली तो बेशक उसके बिल्कुल मुस्बित नताइज आते हैं। जिस तरह के पहली वेव
और सेकेंड वेव जो कंट्रोल हुई थी वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करने से ही ये फिगर्स नीचे आए थे। आपने देखा था कि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया था, स्कूल्स को बंद किया गया था, शादी हॉलों को बंद किया गया था और मार्केट प्लेसेस के टाइमिंग्स, ये पहले भी यही तमाम SOPs जो थे जिनको फॉलो किया गया था, तो पहली वेव और सेकेंड वेव जो थी वो नीचे आई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये वेव थोड़ी कंट्रोल होती है और हुकूमत को ये चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, तो लोग फिर बगैर SOPs के, मास्क के इस्तेमाल के, बगैर फिजिकल डिस्टेंसिंग के दोबारा से उसी तरह से पब्लिक प्लेसेस पे रश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा सर्ज आना शुरू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हुकूमत के मुताबिक अब हेल्थ सूबाई मामला है और ये बिल्कुल ऐसे ही 18वीं तरमीम के बाद, इसलिए सूबाई हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो खुद वैक्सीन मंगवाए। पंजाब के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बता दीजिएगा कि मुख्तस तो कर दिए गए थे, कुछ बजट रख दिया गया था, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए जी, फेडरल हुकूमत तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा कर रही है और उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स जो हैं वो हम अपनी पॉपुलेशन के लिए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट मंगवा रही है। मगर चूँकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और 22 मिलियन लोगों की आबादी है ये, जिसमें से हमने कम से कम 70-75% को जो है वो वैक्सीनेट करना है। तो इसके लिए इसके अंदर जितने भी तरफ से वैक्सीन मंगवाने का इंतज़ाम हो जाएगा, उतनी जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो सूबों को इजाज़त दे दी गई है कि वो मंगवाएं और जो ड्यू प्रोसेस होता है कि जिस तरह भी उन्होंने अपनी बुकिंग करानी है और ड्रैप में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, उस प्रोसेस के थ्रू वो मंगा सकते हैं। मगर फेडरल गवर्नमेंट भी अपने लेवल के ऊपर जो है, हमारी वर्किंग इसी लिहाज से चल रही है कि हम तमाम पॉपुलर वैक्सीन का बंदोबस्त करें। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा कि रमज़ान में SOPs के अमल दरामद के हवाले से हुकूमत ने क्या पॉलिसी अपनाई है? क्या आज के इजलास में वैसे इसके बारे में भी फैसला होगा NCOC के, लेकिन ईद से पहले बाज़ारों की टाइमिंग में तब्दीली लाने के बारे में भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि ताजरों का बड़ा एहतजाज है कि यही दिन है जिसमें लोग मार्केट में आते हैं, ईद के जोड़े बनवाते हैं, और वहाँ पर अगर कारोबार बंद होगा तो कैसे उनका काम चलेगा? जी देखिए, रमज़ान में सबसे ज़्यादा तो जहाँ पर SOPs की ज़रूरत है वो मस्जिदें हैं, क्योंकि मसाजिद में बेतहाशा रश होता है जो पूरे साल में नहीं होता। वो रमज़ान के दिनों में हम देखते हैं कि पांचों वक्त और ख़ास तौर पे तरावी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उसके लिए SOPs बाकायदा NCOC ने जारी कर दी हैं और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने तमाम उलमा से और जो मशाइख थे उनसे भी वीडियो लिंक के ज़रिए बातचीत की है कि उसके ऊपर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाए। 50 साल से बड़ी उम्र के और छोटे बच्चों की मस्जिद जो है उनको दरख्वास्त की गई है कि वो लोग मस्जिद में ना आए। मस्जिदों में से कालीन उठा दिए जाएंगे, लोग अपने जानमाज खुद लेकर आए, वुजू घर से करके आए और निशान लगाए जाएंगे मस्जिद में एक सफ़ों में कि कितने 6-6 फुट के फासले पे किस तरह नमाजी खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। तो ये पिछले साल भी इन पे अमल दरामद हुआ था और उसका फ़ायदा हुआ था। इस साल भी वो तमाम SOPs जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं और उलमा से दरख्वास्त की है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद कराने में। ये एक जो है तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि पाकिस्तान में वैक्सीन का जो अमल है, वैक्सीनेशन का जो अमल है, वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है और शायद 50 साल लग जाएंगे अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तमाम लोगों को वैक्सीनेट करते करते। तो इसको तेज़ करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? 50 साल से कम अफराद के लिए जो है रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कब से कर दिया जाएगा? जी 50 साल से ऊपर की तो रजिस्ट्रेशन कोई हफ्ता 10 दिन हुए हैं, शुरू हो गई हुई है। अब जैसे ही इनको वैक्सीन लगने का अमल शुरू होगा, क्योंकि अभी 60+ का लग रहा है, जब इनके लिए वैक्सीन लगने का अमल शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर 50 से कम उम्र के लिए भी आ जाएंगे। और इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम इस वैक्सीन के अमल को तेज़ से तेज़ तर करें। तकरीबन 10 लाख के करीब, मतलब 9.25 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी हुई है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि शुरू में ये प्रोसेस बेशक बहुत स्लो था, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन भी करवाने में हिचकिचा रहे थे और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी वो भी सामने नहीं आ रहे थे। अब सूबों को टारगेट दे दिया गया है कि उन्होंने कम से कम दिन में जो है एक फिक्स तादाद की वैक्सीनेशन लाजमी करनी है। तो उसके नतीजे में हमने देखा है कि इतने पूरा 1 महीने के अंदर जितनी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी उतनी ये पिछले जो 1 हफ्ता है इसके अंदर 2 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन एक ही हफ्ते में हुई हैं। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि अब ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो तेज़ हो रहा है, क्योंकि लोग भी अब सामने आना शुरू हो गए। शुरू में हिचकिचा रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि जिनको वैक्सीन लग रही है उनके ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं,
तो अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और लोग खुद भी अब सामने आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के। ठीक है, स्कूलों को स्कूल्स के हवाले से भी बता दीजिएगा। आज भी NCOC का जो एक इजलास उसमें यहाँ फैसला किया जाएगा कि कब स्कूल खोले जाएं। क्या पंजाब हुकूमत 11 अप्रैल से स्कूल खोलने के हक में जो है वो आप उसकी समझती है कि मुनासिब फैसला है, स्कूल खुल जाने चाहिए? और इस सूरत हाल में जबकि तीसरी वेव बड़ी तेज़ी से शिकार कर रही है, लोगों को नंबर्स मुसलसल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या स्कूल खोलना एक बेहतर फैसला होगा? देखिए जी, ये सब कुछ तो डिपेंड करेगा कि डेटा हमारे पास क्या आता है मुख्तलिफ शहरों से, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में पॉजिटिविटी रेट कितना है। पिछली दफ़ा भी आपने देखा था कि जो 8% से ज़्यादा जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेशियो था वहाँ पर पाबंदियाँ ज़्यादा सख्त थी बनिस्बत उन शहरों के जहाँ पर वो कम था। और 11 शहरों के अंदर जो है वो पंजाब के स्कूल्स भी बंद किए गए थे क्योंकि वहाँ पर इसका फैलाव बहुत तेज़ था और पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो अब भी इसको स्टडी किया जाएगा। तमाम वज़राए तालीम की मीटिंग है वज़राए सेहत के साथ और NCOC में उनका इजलास है, तो वहाँ पर इन्हीं तमाम फिगर्स को स्टडी किया जाएगा कि जिन इलाकों में अभी भी पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है वहाँ पर तो स्कूल्स अभी नहीं खुल सकेंगे। जहाँ पे सिचुएशन कुछ कंट्रोल में है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत अटेंडेंस के साथ इजाज़त दी जाए, मगर ये सब डिपेंड होगा कि जो NCOC में कौन सा डाटा प्रेजेंट होता है और हमें पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो पता चले कि किस इलाके में कितना। उसकी साहिबा आप हमें अपडेट कर रही थी सूरत हाल के ऊपर। हमजा, इंडिया में बहुत सारे मुखैर हजरात ने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन्होंने डोनेशंस किए हैं कि आप ये हमारी तरफ से पैसे लें, ये वैक्सीन बनाएं और लोगों को लगाएं। हमारे यहाँ पर भी इदारों को जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को वो वैक्सीन लगवाएं। इस दफ़ा रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, हमने ज़कात भी निकालनी है, तो इस दफ़ा ज़कात और सदकात क्यों ना बिल्कुल ऐसी ड्राइव में कोशिश की जा सकती है और इदारे कोशिश कर भी रहे हैं। अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, जाके स्टेट के साथ बात करते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं या प्राइवेटली भी अगर वैक्सीन आ रही है तो वहाँ से परचेज करके वो वैक्सीन का अमल जो है। मैंने पाकिस्तान के भी 1-2 बैंक्स की जो है कुछ पोस्ट देखी थी कि वाकई ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपने पूरे अमले को जो है खुद वैक्सीन लगवाएंगे। ये अच्छा इनिशिएटिव है और ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे आपके ज़ेर तहत जो भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जो एफर्ट्स की जा सके। So time for break and look forward to have you back. Stay with us.